मिर्जापुर के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने देखा था कि जो गुड्डू पंडित है वो डील करने के लिए नेपाल गया था शबनम के साथ में। उसने वो डील क्रैक कर ली थी जो कि एक अफीम की डील थी। वो कहीं ना कहीं शबनम के साथ रहने के चक्कर में उसने गोलू का फोन इग्नोर कर दिया था। यहीं दूसरी तरफ गोलू को एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसका जो टारगेट है वो मिल गया है और गोलू सारा सामान वगैरह इकट्ठा करके निकल गई थी। उसने गुड्डू को इन्फॉर्म करने की कोशिश करी थी और गुड्डू ने फोन नहीं उठाया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले रॉबिन दिखाया जाता है जो कि काफी सारा कैश इकट्ठा करके लाया था। असल के अंदर ऐसा करने के लिए उसे गोलू नहीं कहा था। गोलू वैसे भी अपना अकाउंट क्लोज करवाने वाली थी क्योंकि रॉबिन अब ये सारा काम बंद करने वाला था। तो रॉबिन कहता है कि आप इतना सारा रिस्क तो ले रही हैं, थोड़ा संभल के जाइएगा। जहाँ पे गोलू का कहना था कि अब रिस्क लेने की तो बात ही नहीं रही, चीजें इनसे काफी ज्यादा आगे निकल गई है, हमें बस थोड़ा सा काम है इसीलिए हमने तुम्हें कहा है। रॉबिन का कहना था कि आप जितना रिस्क लेके जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जबकि गोलू का कहना था कि हम फाइनली उसे रिस्क को हमेशा के लिए डिलीट करने जा रहे हैं। रॉबिन को हो सकता है समझ में आ गया हो कि गोलू कोई बहुत बड़े मिशन पे जा रही है, किसी न किसी को मारने गिराने के लिए जा रही है। जिसके बाद में गोलू अपनी फैक्ट्री के अंदर पहुंचती है, काफी सारे जो एकदम भरोसे वाले आदमी थे उन सबको इकट्ठा करती है, एडवांस पैसा रखती है, बंदूक वगैरह रखती है और उसके बाद में जो एकदम नया वाला लड़का था उसे तो जाने के लिए कहती है और बाकी लोगों को कहती है कि जिसको भी हमारे साथ चलना है वो अभी के अभी तय कर लो। एडवांस पैसा है, रिस्क है, लेकिन जिसे चलना है वो अभी चले और ना चलना है तो अभी मना भी कर दे। उसके जो भी लोग थे कोई भी पीछे नहीं हटता है क्योंकि एडवांस पैसा भी मिल रहा था। तो सारे लोग गोलू के लिए चलने में रेडी हो जाते हैं। अब गोलू इन्फॉर्म करती है कि अब उन्हें अपनी टेरिटरी से बाहर जाना है, यानी कि अभी तक तो पूर्वांचल में थे और अब इन्हें सिवान में जाना है। सिवान में इसलिए जाना है क्योंकि इन्हें अपना टारगेट मिल गया था और उसे हैंड टू हैंड खत्म करना है। हो सकता है वहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी हो, लेकिन इन्हें डरना नहीं है और अपने उस दुश्मन को मार गिराना है। इसी के कारण गोलू के सारे लोग उसके साथ निकल पड़ते हैं। अगले दिन गोलू सिवान के अंदर पहुंच गई थी, यानी कि बिहार के अंदर, और वहाँ पे वही बंदा उसे मिलता है जो कि अब तक उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा था। गोलू उसके पीछे पीछे निकलने लगती है। एक गली के अंदर आके ये सारे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। गोलू एक आदमी को कहती है कि भाई जाके वहाँ पे हल्ला मत करियो, चुपचाप से काम करना है, यानी कि मारना तो है लेकिन ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाना, नहीं तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तभी एक लड़का जाता है, दो आदमी को कहता है कि भाई पार्सल आया, यानी उन्हें थोड़ा एंगेज करने की कोशिश करता है। इतनी देर में गोलू के लोग आ जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे करके साइलेंटली मारना शुरू करते हैं। गोलू को डाउट होता है कि बाहर अगर इतनी कम सिक्योरिटी है तो अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी। ये लोग अंदर घुसते हैं, हर तरफ अलग अलग जगह कमरों के अंदर जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी नहीं मिलता। गोलू ऊपर की तरफ जाती है जहाँ पे ऊपर भी एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता और ये जगह डाउटफुल बनती जा रही थी कि आखिर यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मिल क्यों नहीं रहा है। जिसके बाद में गोलू एक कमरे के अंदर देखती है और वहाँ पे उसे जो हमारे कालीन भैया थे वो लेटे हुए दिखाई देते हैं और गोलू को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे 110% कोई ना कोई डाउट है, क्योंकि ये चीज इतनी आसान नहीं हो सकती है। अभी तक कोई गोली नहीं चली, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला, तो यहाँ पे कोई तो गड़बड़ है। जिसके बाद में तो गोलू यहाँ से फुल स्पीड से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक तो यहाँ पे गोलियां चलना शुरू हो जाती है। वो जितने भी 6 लोग लाई थी 6 के 6 मारे जाते हैं। इतनी भयंकर गोलियां चलती है। असल के अंदर इन सबको एक ट्रैप में फंसा दिया गया था। गोलू कमरे के अंदर घुस जाती है, नीचे झुकने की कोशिश करती है, बाहर गोलियां चलाती है कि आखिर कितने लोग हैं। गोलू को समझ में आ गया था कि उसका किस्सा खत्म है, वो पकड़ी गई है और जिसने भी उसे पकड़ा है वो उसे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। जिसके बाद में गोलू को लगता है अब उसके पास जो कुछ चंद गोलियां हैं उससे वो एटलीस्ट कालीन भैया को तो खत्म कर दे, भले ही वो खुद मरेगी तो मरेगी। तो वो खुद की गोली को उठाती है, रोने लगती है और जाके कालीन भैया को जैसे शूट करने वाली थी, तो पहली बात तो वहाँ पे कालीन भैया थे नहीं, दूसरी बात गोलू के ऊपर सीधा एक गोली लगती है। अब ये गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा त्यागी था। ये छोटा त्यागी है, ये छोटा शत्रुघ्न है जो कि भरत त्यागी बनने की कोशिश कर रहा था और गोलू को लास्ट सीजन के अंदर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन गोलू से बदला तो उसे ले नहीं था, इसी कारण उसे गोली मार के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद में सीन यहाँ गुड्डू भैया के ऊपर शिफ्ट होता है। वो तो शबनम के साथ में बहुत अच्छी खासी मॉर्निंग करते हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि गोलू गायब हो चुकी है। जिसके बाद में सीन यहाँ जेल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे डेली कोई ना कोई नया क्रिमिनल आया करता था। अब यहाँ पे गाइस क्रिमिनल आता है वही शायर जिसे हमने 2 एपिसोड पहले देखा था, जो कि एक मंच के ऊपर कविताएं पढ़ रहा था, लेकिन कविताएं पढ़ने से ज्यादा तो उसने गालियां बक दी थी। इस चक्कर के अंदर उसे जेल के अंदर डाल दिया गया था। अब यहाँ पे जो चेकिंग करता है वो बेचारे सीधे साधे लड़के को तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इस टेढ़े लड़के को जरूर चेकिंग करना शुरू करता है। इसके बैग को खंगाल देता है जिसके अंदर उसे बुक्स वगैरह मिलती है। पढ़ने लिखने वाला लड़का था, खुद का नाम रहीम बताता है। तो ये आदमी उसे कहता है कि हाँ भाई चल, तुझे क्यों पकड़ा, बता तू सबसे पहले जेल के अंदर क्यों आया। जहाँ पे रहीम बताता है कि उसने कविता पढ़ी, इसी के चक्कर में उसे जेल में डाल दिया। तो इस आदमी को लगता है कि किसी लड़की को पढ़ा होगा। तो रहीम बताता है कि नहीं, हमने स्टेज के ऊपर कविता पढ़ी, जो शेरो शायरी करते हैं ना वो चीज। इस आदमी को हंसी आने लग जाती है और ये कहता है कि इम्पॉसिबल, किसी को कविता पढ़ने के चक्कर में जेल में कोई डालता है क्या। हालांकि यहाँ पे गालियों की बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी, लेकिन सिंपली वे के अंदर कि अब रहीम को कहा जाता है कि सबके बीच के अंदर शायरी सुनाओ। अब रहीम तो बेचारा चुप हो जाता है। अब आखिर करे तो करे क्या। ये आदमी कहता है कि अगर सब लोगों की तालियां नहीं बजी तो देख हम तेरी क्या 12 बजाते हैं। रहीम कहता है कि ठीक है, हम सब लोगों की तालियां बजवा देते हैं। जिसके बाद में रहीम बहुत ही गजब वाला शेर सुनाता है और उसके बाद में सच में एक आदमी यहाँ पे बैठ के ताली बजाने लग जाता है। सबको इतनी बढ़िया लगती है शायरी, लेकिन ये आदमी तो भड़क जाता है और रहीम के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। रहीम बहुत ज्यादा भागता है और कहीं ना कहीं पंडित जी के पीछे आके छुप जाता है। तो पंडित जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई
भाई ये तो गलत बात है, तुमने कहा था ताली बजवाने के लिए, इस लड़के ने ताली बजवा दी, तो आखिर गलत क्या है। तो ये आदमी पंडित जी को कहता है कि पंडित जी देखिए आप पीछे हो जाइए, अच्छा नहीं रहेगा। जितनी देर में तो गेरुआ और एक और आदमी था वो भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पंडित जी की रिस्पेक्ट करते थे। तो आज रहीम बच जाता है। ये आदमी कह के जाता है कि देख आज नहीं तो कल मैं तो तेरी ऐसी तैसी तो जरूर करके रहूंगा। जिसके बाद में सीन या सिवान के अंदर शिफ्ट हो जाता है। सारे लोग बैठे थे, दद्दा त्यागी बैठा था, इसी के साथ में शरद भी आ गया था। सबको पता चल गया था कि सिवान के अंदर अटैक हुआ है। तो त्यागी यहाँ पे बताता है कि वो तो हमें पहले से ही पता चल गया था कि अटैक होने वाला है, इसलिए हमने इन्हें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो शरद का कहना था कि आखिर तुम्हें कहां से पता चला। तो त्यागी कहता है कि हमने कुछ दिनों से कुछ लोगों को बॉर्डर पे लगाया हुआ था, यूपी की गाड़ियां फ्रीक्वेंटली आया जाया करती थी, तभी से हमें थोड़ा बहुत शक होने लगा, इसी के कारण हमने इनकी जगह चेंज करवा दी। जहाँ पे दद्दा त्यागी कहते हैं कि और कौन कौन था। तो ये छोटा त्यागी कहता है कि कोई भी नहीं था, बस उन लोगों के आदमी थे, न गोलू थी न गुड्डू था, लेकिन हमने सबको मरवा दिया है, एकदम सिचुएशन कंट्रोल के अंदर है। जो कालीन भैया थे वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और साथ ही में शरद का भी सेम कहना था कि वो कालीन भैया को मारने के लिए कभी भी अपने आदमी नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्हें तो गद्दी चाहिए, और अगर गद्दी चाहिए तो उन्हें खुद को कालीन भैया को मारना होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ पे त्यागी कहता है कि देखो भाई हमारे यहाँ से तो कोई गद्दारी कर नहीं सकता है, हम सिवान के अंदर है, सिवान के अंदर किसी में इतना गूदा ही नहीं है कि कोई आके हमसे झूठ बोल जाए। वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे के सारे मारे गए हैं। इसके बाद में अब शरद को थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है और वो कहता है कि आप कालीन भैया पे सेफ नहीं है, इसी के कारण इन्हें अब हम अपने घर पे ले जाएंगे। और सेम टाइम पे सीन यहाँ बीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अपनी मेड से बातें कर ही रही थी और कहती है कि बच्चा सो गया है क्या। उसकी मेड कहती है कि हाँ बिल्कुल सो गया है, लेकिन जैसे बीना अंदर आती है तो उसे फिर से वही काली बिल्ली दिखाई देती है, जो कि 1-2 एपिसोड पहले भी दिखाई दी थी। बीना पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डर रही थी कि जैसे उसके ऊपर और उसके बेटे के ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। यहीं दूसरी तरफ वापस से सीन दद्दा त्यागी और छोटे त्यागी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो बॉर्डर के ऊपर चेकिंग करवा रहा था कि एक भी गाड़ी खाली नहीं जानी चाहिए, हर गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए कि आखिर वो गाड़ी क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, हर एक चीज। इसी वक्त घर से कॉल आता है, यानी कि भरत त्यागी की वाइफ और उसकी बच्ची का। वो दद्दा त्यागी से पहले बात करते हैं, आइएगा तो हमारे लिए कुछ लेकर आइएगा। उसके बाद में दद्दा त्यागी अपने बेटे से पूछते हैं कि आज तुम घर चलोगे ना। तो अब ये बेटा तो आखिर क्यों जाता, उसने तो अभी गोलू को मार गिराया था, तो उसे तो गोलू के पास जाना था। तो ये कहता है कि नहीं नहीं हमें बहुत काम है, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चेक करवानी है, वैसे इतना बड़ा हमला हुआ है, हम तो नहीं आ सकते, हमारे पास में बहुत ज्यादा काम है। इसी कारण वो कह को आकर बात टाल देता है और अपनी भाभी को भी यही कहता है कि हम घर पे नहीं आ पाए, हमारे पास में बहुत ज्यादा काम है। तभी यहाँ पे वो एक आदमी को देखता है और उसे पकड़ लेता है कि आखिर तुमने यूपी नंबर की गाड़ी को अंदर कैसे जाने दिया। तो ये आदमी कहता है कि साहब उसके अंदर तो फैमिली बैठी थी। जिसके बाद में तो ये त्यागी अब खुद का टशन दिखाना शुरू करता है ताकि सारे लोग उसमें विश्वास करें कि उसने कोई भी गड़बड़ नहीं करी है, यानी कि उसने गोलू को नहीं बंदी बनाया है। वो इस आदमी को गुलिबान से पकड़ता और सीधा गाड़ी के अंदर खींचता जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए वो बिल्कुल लॉयल है, वो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। जिसके बाद में सीनिया गुड्डू भैया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब गुड्डू भैया वापस से अपने घर पे लौट चुके थे। बीना के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए थे। बीना पूछती आखिर डील वगैरह कैसी रही। तो गुड्डू बताता है कि हाँ भाई डील तो हो गई। जिसके बाद में गुड्डू गोलू के लिए पूछता है गोलू कहाँ पर है। तो बीना कहती है कि नहीं गोलू तो घर पे नहीं है, वो तो कल से निकली हुई है। तब यहाँ पे गुड्डू को लगता है कि आखिर गई होगी तो कहाँ पे गई होगी। सबसे पहले गुड्डू अपने घर पे कॉल लगाता है और उसके बाद में डिम्पी को पूछता है कि क्या गोलू वहाँ पर आई है। तो डिम्पी मना कर देती है कि नहीं वहाँ पे नहीं आई है। तो गुड्डू कहता है कि अच्छा तुम और मम्मी कैसे हो। तो डिम्पी बात को काट देती है और कहती है कि आप अपना ध्यान रखिए, यहाँ पे कॉल मत किया करो, हम लोग हमारा ध्यान अच्छी तरीके से रख सकते हैं। गुड्डू फोन रख देता है और अब गुड्डू इधर उधर कॉल लगाना शुरू करता है कि आखिर कौन कौन कहाँ पर था। बीना भी ये सारी चीजें देख रही थी कि आखिर गोलू गई होगी तो कहाँ पे गई होगी। जहाँ पे गुड्डू अब वो जो नया लड़का हायर किया गया था उसे बुलाता है, उस लड़के से पूछताछ करता है कि हाँ भाई बताओ गोलू कहाँ पर गई है। तो ये लड़का कहता है कि नहीं भैया हमें तो नहीं पता, हम तो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि बहुत सारा सामान तसला पैसे वगैरह मंगाए थे और कहीं बाहर जाने की प्लानिंग थी। जिसके बाद में गुड्डू यहाँ गोलू के पापा को कॉल करता है। तो गोलू के पापा भी कहते हैं कि नहीं हमसे तो कोई बात नहीं हुई, लगभग 2-3 दिन हो गए होंगे, क्यों कुछ हुआ है क्या। जहाँ पे गुड्डू कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हम तो बस यूं ही पूछ रहे हैं आपसे। उनका फोन रखने के बाद में वापस इसी लड़के से पूछता है कि हाँ तुम क्या कह रहे थे कि कहीं बाहर जाने की प्लानिंग थी। तो लड़का कहता है कि हाँ भैया हमें तो बस इतना ही पता है कि गोलू दीदी बहुत सारा सामान और पैसा लेके निकली थी और हो सकता है शायद कि यहाँ से बाहर जाने की प्लानिंग चल रही थी। जिसके बाद तो गुड्डू का दिमाग खराब हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सीन सीधा जौनपुर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि कल हमने देखा था कि शरद को डाउट था कि शायद कालीन भैया यहाँ पे सेफ नहीं है, इसी के कारण वो कालीन भैया को घर की तरफ ले आते हैं। कालीन भैया की हालत खराब थी, इसी के कारण उन्हें एक जने का सहारा तो लगता ही लगता है। कालीन भैया जैसे ही घर के दरवाजे पे खड़े होते हैं तभी यहाँ पे शरद की माँ आ जाती है जो कि उनका वेलकम करती है। कालीन भैया का कहना था कि कभी हमें लगा नहीं था कि आप हमारा वेलकम इस तरीके से करेंगी। तो उसकी माँ भी कहती है कि हाँ हमें भी नहीं लगा था कि हम आरती उतार के आपका वेलकम करेंगे, क्योंकि कालीन भैया के ही आदमियों ने जौनपुर के बाहुबली यानी कि शरद के बाप को मारा था। लेकिन अब खैर जो भी था, शरद को तो गद्दी चाहिए थी, इसी के कारण वो कालीन भैया के कंटिन्यूअसली जू हजूरी कर ही रहा था और वो एज अ फैमिली का बहाना देकर उन्हें घर तक भी ले आता है। तभी यहाँ पे शरद को पता चलता है कि जौनपुर के अंदर काफी सारी गुड्डू की गाड़ियां घुसी जा रही है और बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो आपको शायद जल्दी आ जाना चाहिए। यहाँ पे शरद सबको इन्फॉर्म करता है कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे घर के अंदर लग जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी घर के अंदर नहीं घुसेगा। आज तो हम गुड्डू को बाहर के बाहर ही निपटा के रहेंगे, आज हम उसे घर के अंदर घुसने भी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शरद अपना सारा सिक्योरिटी लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कालीन भैया और शरद की माँ आपस में बात करते हैं कि आखिर अब क्या हो रहा है। जहाँ पे शरद की
की माँ कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेफ रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमारे फैमिली मेंबर है, बाकी शरद चीजें संभाल लेगा। कालीन भैया को बहुत ज्यादा ट्रस्ट होने लगता है कि शरद और उसकी माँ दोनों उसकी कितनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ गुड्डू हद से ज्यादा गुस्से के अंदर था कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शरद का हो सकता है और उसी ने ही गोलू को किडनैप किया होगा। इसी कारण वो गाड़ी भर के जौनपुर के अंदर ले आता है और बहुत सारी सिक्योरिटी थी, वो गुस्सा भी काफी ज्यादा कर रहा था। जिसके बाद में एक तरफ से शरद की टीम आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ से अब गुड्डू भैया की भी टीम आ गई थी। दोनों ने अपनी अपनी गन तो पीछे कर ही ली थी और अब आपस में इनके बीच में बहस हो जाती है। शरद को लग रहा था कि गुड्डू को पता चल गया है कि कालीन भैया कहाँ है, लेकिन गुड्डू को तो इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कालीन भैया कहाँ है, उसे तो गोलू से मतलब था। तो इन दोनों के बीच में इसी चीज की बहस चल रही थी। तो शरद का कहना था कि बिना कुछ पता लगाए तुम कैसे अपने कालीन भैया को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गए। तो जहाँ पे गुड्डू कहता है कि तुम्हारे ताऊ जी गए ऐसी तैसी कराने के लिए, तुम ये बताओ गोलू कहाँ पर है। तब जाके शरद को समझ में आता है कि यहाँ पे तो कालीन भैया का लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे तो गोलू का लेना देना है, जबकि शरद ने तो गोलू को उठाया ही नहीं था। तो शरद यहाँ पे ऊंची ऊंची बातें करने लगता है कि अगर गोलू को उठाया होता तो हम बीच सभा के अंदर तुम्हारी गोदी के अंदर बिठा देते या फिर उसे मार के सीधा पूर्वांचल के अंदर टांग देते, ऐसे किडनैप करके बैठे नहीं होते। और अगर हमने किडनैप किया होता तो क्या तुम लोगों की गाड़ियां अंदर आ पाती। जिसके बाद तो इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बहुत ज्यादा मुंह बहस हो जाती है। शरद अभी भी कंटिन्यूअसली यही कहता जा रहा था कि तुम बुद्धि से काम लेने लग गए हो, जबकि तुम्हारे अंदर बुद्धि है नहीं, कि तुम्हारे अंदर अभी इतनी पावर नहीं बची है कि तुम पूर्वांचल की गद्दी संभाल सकते हो, तुम लड़कीबाज हो गए हो, ये वो। लेकिन अभी भी गुड्डू ये सारी चीजें सुन ही रहा था, क्योंकि उसके लिए किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं थी। उसका कहना था कि तुम्हें बर्फी चाहिए, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हें गद्दी चाहिए, बर्फी चाहिए, सब कुछ है हमारे पास में, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, लेकिन तुम बस ये बताओ कि आखिर गोलू कहाँ पर है। जहाँ पे शरद कहता है कि तुम पगला गए हो, बुद्धि से काम लेने लग गए हो। जिसके बाद तो अब गुड्डू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गन तान देता है। गुड्डू से पहले तो बाकी लोग भी गन तान ही चुके थे ऑलमोस्ट एक बार, लेकिन फिर भी मॉल ठंडा नहीं हो रहा था। तभी इन दोनों के पास में कॉल आता है और ये कॉल था मुनव्वर मियाँ का, जो कि दोनों को शांत करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को पता है कि आप दोनों आपस के अंदर भिड़ गए हैं, लेकिन ये सही समय नहीं है, दोनों एक दूसरे को मार गिराएंगे और इसमें किसी का भी फायदा नहीं होगा। अगर बात गोलू की है तो गोलू जल्द ही मिल जाएगी और आप लोगों को दशहरे तक का इंतजार करना चाहिए। इस चक्कर में दोनों अब थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले गुड्डू जो बौखलाया हुआ था वो शरद को कह के जाता है कि अगर हमें पता चला कि गोलू तुम्हारे पास है तो जैसे तुम्हारे बाप को मारा था वैसे ही तुम्हें मारेंगे, वो भी सारे लोगों के बीच में। शरद कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ अभी कालीन भैया की सेफ्टी का देखना था। और यहाँ से वो लोग चले जाते हैं और शरद मन ही मन सोचने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। सबसे पहले तो शरद कॉल लगाता है लाला को कि आखिर आपने गद्दारी क्यों करी, आपने गुड्डू के साथ में हाथ कैसे मिलाया बर्फी के लिए। तो यहाँ पे लाला का कहना था कि देखो हमने तुमसे हाथ मिलाया था सिर्फ और सिर्फ बेल के बदले बर्फी, तुमने हमारी बेल नहीं कराई, हम अंदर बैठे हैं, तो आखिर हम बर्फी का वादा तुमसे कैसे करें। तो शरद उसे धमकी देने लगता है कि अच्छा ठीक है फिर देख लेंगे। तो लाला कहता है कि तुम हमारा बिजनेस करने के लिए हमारे पास आए थे, हमारी उंगली पकड़ के हमें धमकी दे रहे हो। शरद इस वक्त भी चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद में सीन यहाँ कालीन भैया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। शरद की माँ उनके पास आती है, बातचीत करने लगती है, जहाँ पे अब कालीन भैया को लगने लगता है कि क्या बात है, बहुत ज्यादा सेवा हो रही है हमारी, आप तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। अब तक यहाँ पे शरद भी आ चुका था जिसका मुंह लटका हुआ था। तो उसकी माँ कहती है कि अरे तुम गुड्डू को पछाड़ कर आए हो, आखिर परेशान क्यों हो। जहाँ पे शरद बताता है कि बर्फी का सौदा कहीं और हो गया है, लाला पलट गया है और उसने गुड्डू से हाथ मिला लिया है। जिसके बाद में अब यहाँ पे कालीन भैया बोलते हैं कि तुम्हारे बाप थे वो भी हमेशा इसी के पीछे पड़े हुए थे, हमेशा हमारे कंसाइनमेंट को ड्रॉप करने की कोशिश करते थे और बर्फी का ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन बर्फी कभी सीधे सीधे रास्ते से आती नहीं थी, बल्कि बर्फी तो जलमार्ग से आती थी, यानी कि नदी के रास्ते, पानी के रास्ते आती थी। इसका मतलब था कि उसने शरद को एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आखिर इतने सालों से बर्फी का व्यापार कैसे होता था। जिसके बाद में तो शरद एक भी मिनट का वेट नहीं करता और ये सारी इन्फॉर्मेशन माधुरी को दे देता है, क्योंकि माधुरी अभी इस वक्त उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर बैठ जाते हैं इस चीज का पता लगाने के लिए कि अभी ने गुड्डू को कैसे दबोचना है, लेकिन इनके बीच में भी एक भेदी बैठा था जो कि अफीम के बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खाता था। तो उसे पता था कि आखिर इस चीज से बचना कैसे है। ये तो अच्छा हुआ कि ये बंदा बैठा था और इसे पता चल गया कि पानी के रास्ते के ऊपर जरूर पुलिस वाले लोग नाकाबंदी लगा देंगे। जिसके बाद में हम देखते हैं शरद और माधुरी को। यहाँ पे शरद माधुरी को बस बटर लगा रहा था कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, आपके फादर ने एक इतना बड़ा ऐतिहासिक गार्डन बनाया, लोगों के लिए इतना सारा काम किया। जहाँ पे माधुरी भी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि नहीं नहीं ये सारी चीजें हम कर तो लोगों के लिए रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा सत्ता में रहने के लिए भी कर रहे हैं। दोनों के बीच में हंसी मजाक भी होता है और अब आपसे चीजें लेकर तुम तक पहुंच गई थी, यानी कि ये दोनों ही अपने अपने रिश्तों में थोड़े बहुत आगे बढ़ने लगे थे। साथ ही में जो आनंद बाबू थे वो भी आके इन्हें एक इन्फॉर्मेशन देता है कि अब से नेपाल और पूर्वांचल के रास्तों पे नजर रखी जाएगी, नदी के हर रास्ते पे। यहाँ जिसके बाद में गुड्डू अब सब लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, उसके जितने भी कॉन्टैक्ट थे उन सबको काम पे लगा देता है कि आखिर गोलू कहाँ पर गई है, लेकिन कोई भी कॉन्टैक्ट वाला नहीं बता पाता। तभी यहाँ पे जो उसके फादर थे यानी कि जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी कहते हैं कि अभी हमको गोलू का फोन ट्रेस करवाना है, इसके लिए हमने यहाँ पे अपील लगाई है, कोई भी फोन ट्रेस कराने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। इसी के कारण अब हम फाइल लेके डायरेक्ट लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ से जरूर हम फोन को ट्रेस करा लेंगे और जल्द से जल्द गोलू को ढूंढ लेंगे, तुम टेंशन मत लो। गुड्डू लेकिन हद से ज्यादा टेंशन के अंदर था। अब यहाँ पे बीना आके बैठ गई थी और गुड्डू के हाथ के अंदर वही माल पकड़ा देती है। गुड्डू को पता था कि ये माल है लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे बीना उसे चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर फंसाती रहती है कि जो बाहुबली है ये तो उनका प्रोटीन है और ये चीजें तो वो लेते रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो गुड्डू को ये भी भड़काने की कोशिश कर रही थी कि अपनी गद्दी पे फोकस करो, लेकिन गुड्डू का कहना था कि गोलू के पीछे ना हमें गद्दी
चाहिए ना हमें बर्फी चाहिए, हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे और दूसरी बार सोचेंगे भी नहीं। तो आप भी ये बात अपने कान खोल के सुन लीजिएगा कि पहले हमें गुड्डू चाहिए। बीना उसे समझाती कि गोलू के पीछे तुम तो पागल हो जाओगे, लेकिन गुड्डू को तो कुछ सुनना ही नहीं था, उसे तो सिर्फ और सिर्फ गोलू बिल्कुल सही सलामत चाहिए थी। जाने से पहले बीना उसे कहीं ना कहीं सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, उसके सर पे किस कर देती है और हाथ के अंदर वही माल पकड़ा के चली जाती है। पहले तो गुड्डू सोचता है कि ये इस चीज को कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसने सीजन 1 के अंदर बबलू से वादा किया था कि वो माल नहीं लेगा, लेकिन वो अपने चेयर के ऊपर बिखेर के यहाँ से जाता है और बबलू से माफी मांगता हुआ और सारी ड्रग्स को सूंघ लेता है। जिसके बाद में कहीं ना कहीं वापस से गुड्डू एकदम सीजन 1 वाला गुड्डू बन जाता है, एकदम बौखलाया हुआ सा पागल सा नशे के अंदर रहने वाला गुड्डू। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।